नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे एक मामूली सी धातु ने प्राचीन भारत का नक्शा ही बदल दिया? कैसे गांव खुशहाल हुए, बड़े बड़े शहर बस गए और ये सब दुनिया से जुड़ गया? आज हम उसी क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी लोहे की धधकती भट्टियों से। चलिए, इस कहानी की शुरुआत के लिए एक सीन में चलते हैं। सोचिए, प्रभाकर नाम का एक लड़का है जो एक लोहार की दुकान पर बैठा है। चारों तरफ गर्मी है, हथौड़ों की टन टन की आवाज गूंज रही है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने इतिहास को बनते हुए देख रहा था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी को आकार लेते देख रहा था जो सब कुछ बदल देने वाली थी। और हाँ, उसी दुकान में बन रहे थे कुल्हाड़ी और दराती जैसे बेहद साधारण दिखने वाले औजार। ये देखने में तो मामूली लग सकते हैं, पर असल में यही वो चिंगारी थे जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी क्रांति की आग लगा दी थी। तो बात है आज से करीब 2500 साल पहले की। लोहे का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक नई धातु का मिलना नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी जिसने खेती से लेकर समाज तक हर चीज की शक्ल बदल दी। तो ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। सबसे पहले लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ किया गया और खेती के लिए जमीन तैयार हुई। फिर लोहे के फाल वाले हलों ने उस जमीन को पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक और बेहतर तरीके से जोता। और फिर जब इसमें नहरों, कुओं और तालाबों से सिंचाई भी जुड़ गई, तो नतीजा जबरदस्त। खेती की पैदावार में एक बहुत बड़ा उछाल आ गया। अब देखिए, जब खेतीबाड़ी में इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहता, वो पूरे समाज को बदल देता है। जैसे जैसे गांव अमीर होने लगे, एक नई तरह की सामाजिक व्यवस्था, एक नया सोशल स्ट्रक्चर बनने लगा। और ये जो सामाजिक ढांचा बना, वो भी बड़ा दिलचस्प था। मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का समाज बन रहा था। उत्तर में ग्राम भुजक गांव के सबसे बड़े जमींदार और सबसे ताकतवर लोग थे। वहीं दक्षिण के तमिल इलाकों में यही रुतबा विल्ललार का था। पर एक चीज दोनों जगह एक जैसी थी, वो ये कि जिनके पास जमीन नहीं थी, जो मजदूर और दास थे, वो समाज में सबसे नीचे के पायदान पर थे। ये जो ग्राम भोजक था, वो सिर्फ एक बड़ा जमींदार नहीं था, वो गांव की सबसे पावरफुल हस्ती था। उसका पद भी अक्सर खानदानी होता था, मतलब बाप के बाद बेटा। सोचिए जरा, एक ही आदमी राजा के लिए टैक्स वसूल रहा है, वही जज बनकर फैसले सुना रहा है और वही पुलिस का काम भी कर रहा है। उसके पास कितनी ताकत रही होगी? हाँ, लेकिन एक गांव का मतलब सिर्फ जमींदार और मजदूर तो नहीं होता है ना? वहां तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था। छोटे आजाद किसान थे जिन्हें गृहपति कहते थे, और उनके साथ साथ लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे हुनरमंद कारीगर भी थे, जिनके बिना गांव का काम चल ही नहीं सकता था। तो नतीजा ये हुआ कि इतिहास में पहली बार गांव अपनी जरूरत से कई ज्यादा अनाज पैदा करने लगे। ये जो अधिशेष या सरप्लस था, यही वो ईंधन बना जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। और वो युग था नगरों और शहरों के बसने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें हजारों साल पुराने उन शहरों के बारे में पता कैसे चलता है? देखिए, इतिहासकार किसी जासूस की तरह काम करते हैं। वो कहानियों, मूर्तियों, जमीन के नीचे दबी चीजों जैसे अलग अलग सुराड़ों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। जैसे एक सुराग मिलता है कला से। जरा इस मूर्ति को देखिए, ये सांची की है। ये पत्थर पर उकेरी गई एक कहानी है जो हमें सीधे उस जमाने के शहर में ले जाती है। इसमें हमें दिखते हैं चहल पहल वाले बाजार, आते जाते लोग और यहां तक कि कई कई मंजिलों वाली इमारतें भी। अच्छा, कुछ सबूत तो जमीन के ऊपर मिलते हैं, कुछ जमीन के नीचे। पुरातत्वविदों को खुदाई में कई शहरों से ये वलय कूप मिले हैं। ये मिट्टी के बने गोल छल्ले हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता था, और इनका इस्तेमाल टॉयलेट या कूड़ेदान या फिर नाली के तौर पर होता था। ये उस जमाने की सिटी प्लानिंग का एक पक्का सबूत है। और जहां व्यापार होता है, वहां पैसा तो होगा ही। इसका सबसे बड़ा सबूत है सिक्के। पुरातत्वविदों को उस दौर के हजारों आहत सिक्के मिले हैं जो भारत के सबसे पुराने सिक्कों में गिने जाते हैं। जब हजारों सिक्के इस्तेमाल में हों तो यह साफ है कि इकोनॉमी बहुत मजबूत थी और बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था। अर्थव्यवस्था इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी कि कारीगरों और व्यापारियों ने अपनी यूनियन बना ली थी, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां आज की बिजनेस एसोसिएशन जैसी थीं।
ये ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल खरीदती थीं, व्यापार को मैनेज करती थीं और कमाल की बात तो ये है कि बैंक की तरह भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करवा सकते थे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये शहर सिर्फ अपने आप में बड़े नहीं हो रहे थे, ये तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा नेटवर्क जो भारतीय उपमहाद्वीप को बाकी दुनिया से जोड़ रहा था। और अगर इसका एक जीता जागता सबूत देखना हो तो हमें चलना होगा अरेकामेडू। ये एक कोस्टल बस्ती थी, एक ऐसा जरूरी बंदरगाह जो भारत को उस वक्त के सुपर पावर रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। सवाल यह है कि हम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं? जवाब मिलता है अरिकामेडू की खुदाई से। वहां से जो चीजें निकली हैं वो हैरान कर देती हैं। रोमन साम्राज्य की चीजें मिली हैं, जैसे भूमध्य सागर से आए शराब या तेल के बड़े बड़े मटके यानी एम्फोरा, इटली के खास लाल बर्तन, रोमन लैंप और कीमती रत्न। ये उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड का सीधा सबूत है। पर एक मिनट, कहानी में एक और पहलू है। अरिकामेडू सिर्फ बाहर से सामान मंगा नहीं रहा था, वो खुद भी एक बड़ा प्रोडक्शन हब था। वहां से मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखावट है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बड़ा सेंटर था। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक नज़र में फिर से देखते हैं। ये जो बदलाव था, ये शुरू हुआ करीब 3000 साल पहले लोहे के इस्तेमाल से। आज से लगभग 2500 साल पहले तक लोहे का इस्तेमाल आम हो गया, शहर बसने लगे और सिक्के चलने लगे। और फिर करीब 2200 साल पहले अरिकामेडू जैसे बंदरगाह दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे लोहे जैसी एक चीज ने गांवों को बदला, शहरों को जन्म दिया और पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस जमाने को लोहे के औजारों और समुद्री व्यापार मार्गों ने आकार दिया था, तो आज वो कौन से अदृश्य कनेक्शंस हैं, जैसे कि इंटरनेट या ग्लोबल सप्लाई चेन, जो हमारी दुनिया का भविष्य लिख रहे हैं।